दो। क्वालिटी सर्कल्स, व्हाट आर दिस? एक क्वालिटी सर्कल को क्वालिटी सर्कल ही क्यों कहते हैं? क्वालिटी स्क्वायर क्यों नहीं कह देते? क्वालिटी ट्राइंगल क्यों नहीं कह देते? क्वालिटी पेंटागन क्यों नहीं कह देते? एनी आंसर माय फ्रेंड्स? कारण क्या है? सर्कल इज द ओनली ज्योमेट्रिक शेप जिसके सारे पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। वो सेंटर के बराबर नज़दीकी रखते हैं या दूरी रखते हैं। सेंटर में प्रॉब्लम है, सेंटर में हम प्रॉब्लम को रखते हैं, और जो सर्कल के मेंबर हैं वो पेरिफेरी पे हैं, और सबका योगदान उसमें बराबर होता है। सो डॉक्टर काओरू इशिकावा ने डेमिंग साहब की गाइडेंस के नीचे, या एज पर डेमिंग गाइडेंस, जब ये कंसेप्ट एस्टेब्लिश किया तो बहुत ही सेंसिबली इसको क्वालिटी सर्कल का नाम दिया। या उन दिनों जापान वॉज स्ट्रगलिंग विद द क्वालिटी प्रॉब्लम्स। टू मेंटेन क्वालिटी वॉज द नंबर वन प्रायोरिटी, सो अकॉर्डिंगली दे गेव द एप्रोप्रिएट नेम क्वालिटी सर्कल। फाइन। धीरे धीरे जापान से ये पूरी दुनिया में फैले। ओके, जापान में जापानी लोग ये 8 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करते हैं। लुक एट द स्लाइड। या स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, selection of the theme, planning activity, data collection, analysis, discussion, finalization, the countermeasures, checking the effectiveness, and lastly standardizing the solution. That means updating all the relevant documents, etc. These are the 8 steps. Fair enough. इंडिया में एक संस्था ने इसको 12 स्टेप की प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। फेयर इनफ, बट अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम टू कॉम्प्लिकेटेड। मैंने उनके सीनियर ऑफिसर से बात की, आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे को बताया हमने जुरान की गाइडलाइन के हिसाब से किया है, पर मैंने जुरान की बुक्स छान मारी, मुझे ऐसी कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिली। खैर एनीवे, जो भी हुआ हो, ये 12 स्टेप की प्रोसेस के 12 स्टेप हैं। ये 12 स्टेप कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया? 8 को ही 12 में कन्वर्ट किया। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, 1 के 2 बना के 8 का 12 कर दिया। खैर एनीवे, नो डिस्प्यूट। लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि क्वालिटी सर्कल में हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं जूनियर लोग होते हैं, ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर, एट द बेस्ट लाइन इंजीनियर, इससे ऊपर का स्टाफ हमारे पास नहीं होते। कई बार वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को मैं किस स्टेप में एप्रोप्रिएटली रखूं। देखिए, ऑथेंटिक स्टेप्स तो वही 8 हैं, 12 ऑप्शनल है। अगर नहीं भी हो पा रहे, उतना स्ट्रिक्टली एडजस्ट नहीं हो रहे, तो बॉदर ना करें। आप सिर्फ एक अच्छी एक्टिविटी पे फोकस करें, अच्छी क्यूसी एक्टिविटी पे फोकस करें। 8 है या 12 है, it really does not matter, really does not matter, don't bother too much। अच्छा, फर्दर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है जब ज्यूरी के मेंबर क्यूसी टीम से पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। एक बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दिस टारगेट? दिस इज समथिंग लाइक एटम बॉम्ब। टीम इज नॉट रेडी फॉर इट। टीम इज नॉट रेडी फॉर इट। टारगेट तो डिसाइड किया, अचीव भी कर लिया, लेकिन आपने इतना ही टारगेट क्यों लिया? इससे बड़ा या इससे छोटा टारगेट क्यों नहीं लिया? तो यंग पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड, क्या जवाब दें? कुछ आंसर हटा रखे होते हैं, ज्यूरी वाला पूछेगा, ये जवाब देना है। एक बोल देता है, बाय बेंचमार्किंग अगेंस्ट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। वेल, अरे तुम लाइन ऑपरेटर हो, लाइन सुपरवाइजर हो, क्या तुम्हारे पास इंडस्ट्री का डेटा आ सकता है? क्या इतना सामर्थ्य है? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली यू आर लाइंग। By benchmarking against the Japanese or American collaborators, again at your level, doesn't seem practical. By seeking the guidance from the senior management, okay, that sounds sensible. That sounds sensible, okay. या फिर सबसे सेंसिबल इसका जवाब क्या है? By collecting and analyzing the data, by collecting and analyzing the data, yeah, from the shop floor.
दैट्स द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ फाइनलाइजिंग द टारगेट. लेकिन करें कैसे? लुक एट दिस स्लाइड. Collect the data. Use a tool called Checksheet. Now, in this sample example, I have given you Jan, Feb, March, April, May, June, July, August month data. This is the rejection data, defect data. Yeah, defect data, not rejection exactly. Defect data. Take the average. Add the values, 8 months, divide by 8, you get average, arithmetic mean. Then, we call it baseline. Baseline means starting point for improvement, for where we will be beginning. Baseline. You see, at one particular point, there is a dip, sharp dip. Without doing any improvement activity, there is a dip. So what do we call it? We call it entitlement. Yeah, look at this value, 57466. That's the entitlement. A baseline और entitlement का जो difference है, that should be a target? No. As per Six Sigma practice, उसका भी 0.7, 70% उसका, उसका just 70%. That should be the improvement target. That means, look at the next table. Baseline, that's arithmetic mean. Entitlement, दोनों का difference, 15669, उसका भी 0.7, 10968. अब इस वैल्यू को हम बेसलाइन में से रिड्यूस कर देंगे, सो दैट बिकम्स आवर न्यू टारगेट. दैट बिकम्स द टारगेट, नॉट न्यू टारगेट बट टारगेट. अब कह सकते हैं, ऑल्दो एज पर कैलकुलेशन a target was coming to 62,167, but the team decided to take a much tougher target of 30,000 ppm. Perfectly all right, quite convincing. That means the team has done sufficient hard work, scientific approach. Yeah, please follow it. Further, एक और बड़ी confusion young QC teams को आती है. क्या? एक स्टेप 7 है. स्टेप 7 में उसका नाम दे रखा है डेटा एनालिसिस. बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया इस संस्था ने. लड़के रो पड़ते हैं, सब ये डेटा एनालिसिस पहले हम कर तो चुके हैं, अब दोबारा क्यों मांग रहा है हमसे ये? ना देखिए, लुक, यू आइडेंटिफाइड मल्टीपल रूट कॉजेस. सबका इंपैक्ट एक सा नहीं होगा. यू हैव टू प्रायोरिटाइज. जिस रूट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो उसको आप प्रायोरिटी पे लेंगे. सो एनालाइज दैट. मोस्ट सीरियस रूट कॉज, लेस सीरियस, लेस सीरियस, लेस सीरियस, लाइक दैट. दैट इज मेंट बाय data analysis. But to avoid the confusion, I have given it name impact analysis, because all the root causes will not impact the product quality equally. So I call it impact analysis, right? Okay. So I hope this will avoid your confusion. Further, look at this graph. This is the Pareto chart. Look at the line of cumulative. अब इस महान संस्था के ज्यूरी मेंबर्स यहाँ और QC ग्रुप्स को कंफ्यूज करते हैं. इस कर्व का नाम क्या होता है? हाँ, अरे ये पेरेतो कर्व है. लेकिन कुछ अज्ञानी लोग, या आई एम वेरी सीरियस, आई एम क्रिटिसाइजिंग दैट कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स माई वेरी सीरियस क्रिटिसिज्म टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ डिससर्विस टू द इंडस्ट्री दैट दे आर डूइंग. दे मस्ट रेक्टिफाई their statement. It's only पेरेतो कर्व. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको लॉरेंस कर्व बताते हैं. इस वीडियो के थ्रू मैं उनको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं. लॉरेंस कर्व हमेशा कॉनकेव होता है, पेरेतो कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है. तो माय फ्रेंड्स, इसे पेरेतो कर्व ही रहने दीजिए, क्योंकि ये पेरेतो कर्व है, ये लॉरेंस कर्व बिल्कुल नहीं है. लॉरेंस कर्व की एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में होती है, क्वालिटी के प्रॉब्लम में नहीं होती. एट इस पेरेतो चार्ट में लॉरेंस कर्व का कोई यूज नहीं है. और मेरी इस महान संस्था से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इसे लॉरेंस कर्व ना कहें. ये पेरेतो कर्व है, इसे पेरेतो कर्व ही रहने दें. क्या